अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इल्यूट्राइजेशन. This is a process of separating a substance into powders of different degrees of fineness by stirring the substance with a large volume of liquid in which it is insoluble and withdrawing the liquid at different heights. The upper layers of the liquid contain suspension of the finer particles while the lower layers contain the coarse or heavy particles. Elutriation में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो भी पाउडर्स होते हैं, ठीक है, हमने बेसिकली उनको सेपरेट करना होता है. डिफरेंट डिग्रीज के पाउडर्स होते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पाउडर्स होते हैं, कुछ के हैवी पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स पार्टिकल्स होते हैं. ठीक हो गया. अब क्या है कि हमने क्या करना होता है, उसको हम लोगों ने सस्पेंड करके रखना होता है, वो जो हमारे पास पाउडर्स आते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इल्यूट्राइजेशन टैंक होता है. ठीक है, उस टैंक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस टैंक की मदद से ये होता है कि हमारे पास जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास सस्पेंड रहते हैं. ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर यहाँ पे मुझसे इसकी ड्राइंग बन जाए, मुझे यहाँ पे कहीं पेन मिल जाता है. अच्छा जी, अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है कि ये हमारे पास इस तरह का टैंक होता है. ठीक है, एक इसकी इनलेट जो है वो यहाँ लगी होती है, एक इसकी इनलेट यहाँ लगी होती है, और यहाँ नीचे से हमारे पास क्या होता है, लिक्विड आ रहा होता है. ये ऊपर पाउडर है, ये पाउडर के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से हम जो है वो लिक्विड जैसे ही ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, पाउडर के मॉलिक्यूल्स को सस्पेंड करके रखता है, नीचे नहीं आने देता, नीचे बैठने नहीं देता, वो यूं सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं. ठीक है, अब जो अपर लेयर होती है लिक्विड की, ठीक है, जो लिक्विड है वो क्या करता है कि जो अपर लेयर होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल्स यहां से इस आउटलेट से सेपरेट आउट होते हैं. जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ नीचे से आके हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर. यहां से क्या होता है, हमारे पास लिक्विड जो है वो अंदर जा रहा होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड अंदर जा रहा होता है. ठीक हो गया. तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा इल्यूट्राइजेशन टैंक होता है. अब इसमें हम आगे देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि इल्यूट्राइजेशन टैंक में हम ये प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं. ठीक है, इसकी लार्ज कैपेसिटी भी हो सकती है. ठीक है, टॉप से बॉटम इसके जो है डिफरेंट इंटरवल्स प्लेट्स सी लगी होती हैं, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ऊपर वाली लेयर से सेपरेट होते हैं और कोर्स बड़े पार्टिकल्स नीचे वाली लेयर से. ठीक हो गया. अच्छा जी, स्मॉल स्केल पे अगर बात करें तो इल्यूट्राइजेशन जार यूज करते हैं, वैसे हम इल्यूट्राइजेशन टैंक यूज करते हैं. ठीक है, इसके 3 टैप्स होते हैं, मतलब 3 ओपनिंग्स होती हैं. ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये नीचे है ओपनिंग है. ठीक हो गया. आगे आ जाती है एग्जाम्पल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले जैसे चौक वगैरह जो होता है ये हम इल्यूट्राइजेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले लेविगेट, मतलब उसको आप ये कह ले वेट किया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है वाटर के साथ. फिर उसको जो है वो वाटर को हम लोग ऐड करते हैं एक लार्ज कंटेनर के अंदर. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लिक्विड होता है हमारे पास वो उस पाउडर को क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है. ठीक है, कोर्स पार्टिकल सेपरेट, फाइन पार्टिकल सेपरेट. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो अपर लेयर है वो सेपरेट हो जाती है और जो हैवियर लेयर है वो नीचे से, लोअर लेयर्स कंटेन द हैवियर कोर्स पार्टिकल, जो नीचे से सेपरेट होती है. कैलामाइन, काओलिन, चौक, ये सारी की सारी जो है वो इल्यूट्राइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या होता है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना. ठीक है, एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, समर्स में हमारे पास जब स्वेट प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, एंड पे हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब एवापोरेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले फ्लो रेट ऑफ एयर. जैसे ही फ्लो रेट ज्यादा होगा, हवा ज्यादा चलेगी, एवापोरेशन ज्यादा होगी. ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर हम किसी घर के अंदर एक जगह पे आप फैन ऑन करें और उधर नीचे पानी गिरा दे और एक जगह पे बगैर फैन ऑन किए, तो जो फैन वाली जगह होगी वो जल्दी वाटर एवापोरेट हो जाएगा. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो एवापोरेशन कम होगी. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो है वो फिर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो भी उसका ज्यादा होगा. टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जितना ज्यादा होगा एवापोरेशन भी उतनी ज्यादा होगी. डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी एवापोरेशन कम होगी. जैसे अब हनी और वाटर की बात करें, हनी जो है वो हमारे पास थिक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी एवापोरेशन कम है. वाटर की डेंसिटी हनी की निस्बत कम है तो उसकी एवापोरेशन ज्यादा है.
एजिटेशन, जब किसी चीज को आप मिक्स करते हैं तो भी रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके पास जो है वो एवापोरेशन कम होगी। इसी तरह जो कंसेंट्रेशन ऑफ अदर एयर इन द सब्सटेंसेस, अगर आपकी हवा में ऑलरेडी कोई चीज मौजूद है, ठीक है, किसी एयर की या किसी भी चीज की सेचुरेशन हुई है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो ऊपर नहीं जाएंगे, इसका मतलब एवापोरेशन कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और आप जो है वो मजीद किसी बंदे को एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ही आप इसको कंसिडर करें कि जब आपके पास एयर के अंदर, अब आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, सेचुरेशन हुई हुई है, तो मजीद कोई भी सब्सटेंस एवापोरेट होकर आपके एयर में नहीं जाएगा। आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके पास एक खास टेम्परेचर पे होता है, जबकि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ठीक है। एवापोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है कि एवापोरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। डिस्टिलेशन में क्या होते हैं कि वेपर्स के मॉलिक्यूल्स कंडेंस बैक हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। या भी हम लोगों ने डिस्टिलेशन के प्रोसीजर में पढ़ा भी था कि वाटर पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये वेपर्स दोबारा से आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे एवापोरेटर्स के मतलब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल पे हम एवापोरेशन किस किस चीज में कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मेथड्स, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग। वाटर बाथ्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड्स को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर आप कोई सॉफ्ट पैराफिन वगैरह है तो उसको 150 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। स्मॉल स्केल पे हम छोटे छोटे जो है वो मटेरियल, छोटे छोटे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिशेस होती हैं वो यूज की जाती हैं। लार्ज स्केल पे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स या बड़ी डिशेस यूज की जाती हैं, जैसे एवापोरेटिंग पैन्स हो गया, एवापोरेटिंग स्टिल्स हो गया। एवापोरेटिंग पैंस को हम कैसे यूज करते हैं कि जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है जिसके अंदर वाटर होता है वो हमारे पास एज अ मेंस्ट्रुम काम करता है, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, ओपन पैन के अंदर हम उसको रखते हैं, ठीक है। और वो आपके पास जो पैन होता है वो हेमिस्फेरिकल या शैलो पैन्स होते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। उनके इर्द गिर्द स्टीम जैकेट होती है, ठीक है। ये स्टीम जैकेट क्या करती है, वाटर इसके अंदर होता है, ये स्टीम जैकेट जो होती है, जो भी मटेरियल जिसकी हमने एवापोरेशन करानी है वो इसके अंदर होता है। ये स्टीम जैकेट स्टीम प्रोवाइड करेगी और इसके अंदर से वाटर या जो भी चीज है वो एवापोरेट हो जाएगी। और पीछे अगर आपको कोई चीज ऑब्टेन करनी है, मतलब आपने किसी चीज को सेपरेट आउट करना है एवापोरेशन के बाद, तो वो पीछे चीज बच जाती है और आप उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल, इजी, चीप टू कंस्ट्रक्ट होता है, इजी टू क्लीन होता है, ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं मिक्स करके। डिसएडवांटेजेस क्या है कि द होल ऑफ द लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम विच में लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर आप कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन के चांसेस होंगे, ठीक है। जब हम एवापोरेशन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं हमारे पास जो कि झाग बना देते हैं, स्कम कहते हैं झाग को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब स्कम ऊपर आ जाती है तो एवापोरेशन वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक बैरियर बन चुका है, ठीक है। अब वो मजीद एवापोरेशन जो है वो जो भी लिक्विड या सब्सटेंस है उसकी नहीं हो रही। फिर आगे आपके पास आ जाता है आगे आपके पास क्या आ जाता है, द पैन कैन ओनली बी यूज फॉर एवापोरेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, दे कैन नॉट बी यूज फॉर एवापोरेटिंग एक्सट्रैक्ट्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब जो एवापोरेटिंग पैन्स हैं ये आपके पास सिर्फ जो लिक्विड्स होती है ना उनको एवापोरेट कर सकते हैं, लिक्विड सॉरी मतलब एक्वस सब्सटेंसेस जो जिनके अंदर वाटर है सिर्फ उनको सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को नहीं कर सकते, जैसे अल्कोहल वगैरह। आगे हमारे पास आ जाता है एवापोरेटिंग स्टिल्स। एवापोरेटिंग स्टिल्स जो होती है वो एवापोरेटिंग पैन्स की तरह ही होती हैं, मगर ये आपके पास थोड़ी सी छोटी होती है, वेसल टाइप होती है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्वेंट जो होता है वो कंडेंस होता है और उसको फिर हम लोग लिक्विड में रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक टैप हमने जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है, ताकि जो भी आपकी प्रोडक्ट जो एवापोरेशन के बाद बच जाती है वो आपके पास क्या हो, सेपरेट आउट हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि द पैन इज सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट। स्टीम जैकेट से हम पैन को सराउंड करते हैं। फिर क्या है कि द पैन और फॉर क्लीनिंग द पैन और द इजी रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट द कवर ऑफ द वेसल में बी फिटेड विद द क्विक रिलीज ऑफ द क्लैम्प्स। अच्छा, उन्होंने सिंपल ये बताया हुआ है कि प्रोडक्ट अगर आपने इजीली रिमूव करनी है तो हमने जो है वो क्लैम्प्स साइड पे रखे हुए होते हैं ताकि उनसे पकड़ के आप अपनी प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर सकें आफ्टर द एवापोरेशन। क्योंकि जब आप कुछ भी मिक्सचर यूज करते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें आपने जो है वो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना होता है, तो जो वाटर वाला पोर्शन है वो तो पीछे सेपरेट आउट हो जाएगा, जो चीज आपने ऑब्टेन करनी है वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बच जाती है और उसको आप एंड पे कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है।
अच्छा, एवापोरेटिंग स्टिल्स के एडवांटेजेस ये हैं कि इजी, मतलब वही क्लीन हो सकता है, मेंटेन करना इजी होता है। अब जो एवापोरेटिंग हमारे पास था, जो ऊपर वाला प्रोसीजर था, एवापोरेटिंग पैन्स थे, उसमें आप सिर्फ जो वाटर कंपोनेंट्स हैं उनको एवापोरेट कर सकते हो। इसमें आप वाटर और जो आपके पास एक्वस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दोनों को एवापोरेट कर सकते हैं, ठीक है। द होल ऑफ द लिक्विड इज टू बी हीटेड ऑल द टाइम विच में लीड टू डिटेरियोरेशन। वही आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेरियोरेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हीटिंग सरफेस होती है आपके पास वो लिमिटेड होती है। जो एवापोरेशन के मेथड्स हैं वो हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो वो स्मॉल बैचेस के अंदर वाइडली यूज हो रहे होते हैं। जब आप जो है वो स्मॉल बैचेस में लिक्विड्स को एवापोरेट कराएं, अगर आप लार्ज बैचेस में कराते हैं तो वो फिर मुश्किल होता है। ठीक हो गया। इसके आगे एप्लीकेशंस देख लें तो एप्लीकेशंस में इन्होंने ये बताया हुआ है कि it is one of the most important processes in the manufacturing of pharmaceuticals, and it is used in the preparation of liquid extract, soft extract, dry extract, or in the concentration of the blood in the plasma। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने एक्सट्रैक्ट अगर ऑब्टेन करना है या बनाना है ब्लड, प्लाज्मा या सीरम का, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आप एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है फ्यूजन। जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है बेसिकली मेल्टिंग होती है। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है कि सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली आपके पास लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आप उसके अंदर कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे, बेसिकली सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको मेल्ट डाउन करते हैं, फिर उनको कूल करते हैं, उनको जो है कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं ताकि आपके पास एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आ जाए। ओवर हीटिंग से बचने के लिए जो वो सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उनको पहले ऐड कर देते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनको बाद में ऐड करते हैं, और जो बहुत ही वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको सबसे आखिर में ऐड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस इसकी क्या है, इसके एप्लीकेशंस में जो है वो हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फ्लूएन को प्यूरिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे बीज वैक्स, वूल फैट और सॉफ्ट पैराफिन वगैरह को हम लोगों ने हीट किया, मेल्ट किया, ठीक है, और फिल्टर करते हैं उसको ताकि जो भी इंप्योरिटीज वगैरह है उसको रिमूव किया जा सके। फिर उसके बाद ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, अगर जो आपने कोई ड्रग इनकॉर्पोरेट करनी है बेस के अंदर, उसके लिए क्रीम पेस्ट, जेल्स वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इग्निशन या इंसिनरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम इतना हीट करते हैं कि वो जल के बिल्कुल राख बन जाए। ठीक है, इसमें टेम्परेचर हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। प्लैटिनम के क्रूशिबल्स होते हैं जिनको फर्नेस के अंदर रख के आपको जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर डाल के उसको हीट किया जाता है। फर्नेस किसको कहते हैं, भट्टी, आग की जो भट्टी होती है। अच्छा, इसमें अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो इग्निशन का प्रोसेस होता है ये आपकी क्वालिटी और प्योरिटी को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसके लिए, और क्वालिटी और प्योरिटी ऑब्टेन करने के लिए, बेसिकली स्टीरिलाइज करने के लिए कोई सब्सटेंस आपने करना है। इसके अलावा जो आपकी कंबस्शन एनालिसिस होती है, ठीक है, आपने जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया जिसकी आपने कंबस्शन एनालिसिस करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, उसके लिए भी आप लोग जो है इग्निशन का प्रोसीजर है वो यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो कंबस्शन एनालिसिस है उसमें बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं कि जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, मतलब कि जब हम उस कंपोनेंट को जला देंगे, उसको बर्न करेंगे, तो पीछे क्या क्या कंपाउंड्स या जो चीजें हैं वो उसके पास वो जो है वो बच जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं।